सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो सेशन है ना, इसमें मैं कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक कॉमन एरर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में भी आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसको पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। नो इशू। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है वो लिखा है, एज द प्रिजन विल गेट एन ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी सुन, द प्रिजनर्स वांट हम टू मेक कॉल इन डिस्क्रीट मैनर थ्रू स्मगल्ड मोबाइल फोन्स। आपको ये बताना है कि इसमें गलती क्या है। देखिए, पहली बात तो ये अपने दिमाग में एकदम नोट कर लेना है। क्या नोट करना है मैं बताता हूँ। नोट ये करना है कि जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं, द सेंटेंस हमें अगर आपको कंडीशन और रिजल्ट भी देता हूँ, क्या देता हूँ, कंडीशन भी देता हूँ और रिजल्ट भी देता हूँ। जैसे आप देखते हैं कि एज के बाद ये सेंटेंस जो है कंडीशन दे रहा है, क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ मिलेगी तब कॉल नहीं कर पाएंगे, यही है ना। तो भाई रिजल्ट में भी हमने उसको प्लूरल फॉर्म, सॉरी उसका फ्यूचर फॉर्म बनाया है, और उसका जो कंडीशन है उसमें भी हमने फ्यूचर लिखा है। तो अगर कोई भी आपने पढ़ा होगा कि एक ही सेंटेंस में दो प्लेसेस में, मतलब एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंसेस नहीं हो सकते, तो उसमें से जो फ्यूचर टेंस एक जो ड्रॉप करना होता है वो होता है कंडीशन देने वाले सेंटेंस से। ठीक है, तो जो एक कंडीशन दे रहा है सेंटेंस और ये आपका रिजल्ट दे रहा है सेंटेंस, तो जो रिजल्ट दे रहा है ना, उसमें हमने देखा कि विल नॉट को यहाँ पे क्या लिखा, वांट लिखा है, लेकिन आपको कंडीशन वाले सेंटेंसेस से विल को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जो गलती यहाँ पे है वो है एज द प्रिजन विल गेट की जगह होना चाहिए था एज द प्रिजन गेट्स होना चाहिए था। ठीक है, एज द प्रिजन गेट्स एन ऑफिशियल टेलीफोन फैसिलिटी सून। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो फिर से समझना कि हम दो फ्यूचर टेंसेस का यूज एक सेंटेंस में नहीं कर सकते, इसलिए उसमें से एक फ्यूचर टेंस को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब ये मैटर आता है ना भी कि किसको ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप उसको करेंगे जिस सेंटेंस में कंडीशन दिया जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो कंडीशन यहाँ पे कौन दे रहा था, एज दे रहा था, इसलिए हमने क्या किया, विल को ड्रॉप कर दिया। सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है वो लिखा है, चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 10 और 18 ईयर्स, पढ़ो अच्छे से, are spending an average of 6 to 7 hours a day using some kind of electronic device in big cities। आप बता सकते हैं क्या क्या गलती हो सकती है? चलो मैं बताता हूँ। होता क्या है ना कि भाई जब भी कोई बिटवीन का यूज़ करते हैं, इफ़ यूज़ बिटवीन इन अ सेंटेंस, बिटवीन का जो कंजंक्शन होता है, जो कनेक्टर होता है ना, होता है एंड। क्या होता है कंजंक्शन? एंड होता है कनेक्टर। तो बिटवीन के साथ एंड लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे बिटवीन जो लिखा है इसके अनुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि इंडिया यहाँ पे बिटवीन की जगह पे आइदर लिख दिया, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, ऐसे बच्चों की बात हो रही है जो 10 से 18 वर्ष के बीच में आते हैं। ठीक है, और जनरली 6 से 7 घंटे मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करते हुए बिता देते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे डिस्कस की जाए तो हमने क्या पढ़ा, बिटवीन के साथ क्या लिखा जाता है, एंड लिखा जाता है। बिटवीन इज ऑलवेज फॉलोड बाई एंड फ्रॉम इज फॉलोड बाई टू। अगर फ्रॉम होता तो टू लिखते हैं, नहीं तो बिटवीन है तो क्या लिखना पड़ेगा, एंड लिखना होगा। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, द डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ कैलकाटा पुलिस busted a car theft racket and arrest 2 persons for lifting cars from different areas। वेरी सिंपल। क्या इसमें एरर क्या है भाई? आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ आप अगर सब सारे सही बना लेते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, इसमें क्या करना है ना, लिखा है कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट जो कैलकाटा पुलिस का है उसने बस्ट किया है कार थेफ्ट रैकेट को, है ना, कार चोरी करने वाले ग्रुप को बस्ट किया, मतलब उसका पर्दाफाश किया और अरेस्ट किया ना। तो भाई एंड का रोल क्या है ना, एंड हमेशा एक जैसे वर्ड को कनेक्ट करता है। तो एंड के पहले आपने क्या देखा यहाँ पे, बस्टेड मतलब पास्ट टेंस, तो इधर भी क्या होगा, अरेस्टेड होना चाहिए था। समझ में आ गई बात पूरी? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, माइग्रेंट यूजुअली डोंट वॉक टू द पुलिस बिकॉज ऑफ द अथॉरिटीज डोंट रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें क्या गलती हो सकती है। इसमें गलती ये हुई है कि भाई समझना है कि बिकॉज ऑफ एक प्रीपोजिशन का काम करता है, जबकि बिकॉज एक कंजंक्शन का काम करता है। ठीक है, तो भाई कंजंक्शन क्या करता है, ध्यान सुनिएगा। कंजंक्शन के साथ हम पूरे सेंटेंसेस को प्लेस कर सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, वर्ब लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन जब बिकॉज ऑफ लिखते हैं तो बिकॉज ऑफ इज अ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन कहीं भी पूरा सेंटेंस लेके नहीं आता है, ठीक है। तो जब पूरा सेंटेंस लेके नहीं आता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बिकॉज द अथॉरिटी डोंट रजिस्टर देयर कंप्लेंट्स, बिकॉज ऑफ इज नॉट देयर, ठीक है। क्या लिखना चाहिए था, वी शुड हैव रिटन बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ, इट्स बिकॉज। ओके, चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। लिखा है दैट वी सॉ इन द हॉल सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। क्या हो सकता है इसमें, चलो लेट मी टेल यू। वही व्हेनेवर यू स्टार्ट अ सेंटेंस विद दैट, राइट, दैट यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी मीनिंग क्या निकल रही है, जो निकल रही है ना। तो भाई जो भी आपने हॉल में देखा या जो भी हम लोगों ने हॉल में देखा, हम सभी को क्या हुआ, सरप्राइज हो गया भाई, हम लोग टेकन अबैक हो गए। तो जो भी के केस में जब भी दैट लिखते हो तो दैट यहाँ पे काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन का, और रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कभी सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, वॉट लिखना पड़ता है। समझ में आया क्यों नहीं करते, क्योंकि दैट इज़ नॉट यूज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इफ इट इज़ used as a relative pronoun. So what should I have written? I should have written here what. ठीक है, what लिखना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। India is the only country who can fulfill the demand because it has more handloom weavers than any other country has. ठीक है, क्या हो सकता है इसमें, मिला नहीं मिला, चलो मैं बताता हूँ भाई। हु का यूज़ हम करते हैं सिर्फ पर्सन के केस में, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हु का यूज़ किए भी हैं तो यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड लिखा हुआ द ओनली, दिमाग में हमेशा लॉक करना है। द ओनली अगर लिखा होगा ना तो हमेशा आपके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो कौन आएगा, दैट। ही इज़ द ओनली मैन दैट कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, दैट आएगा। क्यों, क्योंकि द ओनली कनेक्ट्स दैट, करेक्ट। सो हु मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम हियर, इसको हटाना पड़ेगा और लिखना होगा दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा द बैंड हैव बीन परफॉर्मिंग एट मेनी कॉज ओरिएंटेड कॉन्सर्ट टू इंकरेज पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड लेन देयर सपोर्ट टू द नोबल काउज। इसमें क्या गलती हो सकती है, व्हेनेवर यू हैव अ कलेक्टिव नाउन, कैसा नाउन, जब भी आपके पास एक कलेक्टिव नाउन होता है ना, बैंड कोई भी एक आदमी नहीं बना सकता। क्या मैं अकेले बैंड बना सकता हूँ, क्या नहीं, मेरे साथ और भी कुछ लोग का रिक्वायरमेंट होगा जो आएंगे तभी एक बैंड बनेगी। तो भाई बैंड सिंगुलर फॉर्म होता है, कलेक्टिव नाउन इज सेट टू बी इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हैव को हटाएंगे और लिखना होगा हैज। समझ में आई बात, क्लास इज, फैमिली इज, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखना होगा द बैंड इज या फिर हैज़ बीन परफॉर्मिंग, क्योंकि हैज़ लिखा हुआ तो हैज़ बीन परफॉर्मिंग, करेक्ट। चलिए वही नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है, लिखा सेंटेंस शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स। कैसे ड्रिंक, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, और ड्रिंक्स यहाँ पे प्लूरल है, ये होगा क्या, नहीं होगा। प्लूरल में क्या लिखना होगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो लिखना होगा डोंट पोज एनी पर्टिकुलर हेल्थ रिस्क एंड आर नॉट अ यूनिक रिस्क फैक्टर फॉर ओबेसिटी और हार्ट डिजीज, करेक्ट। चलिए तो एक गलती यहाँ पे मिली, क्या मिली, ड्रिंक्स के बाद यहाँ पे डोंट होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ोगे फटाफट, ठीक बताता हूँ मैं, पढ़िए। चलो लिखा है अ ईयर आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सॉ स्टूडेंट्स फ्रॉम बेस्ट बिजनेस स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, अ सर्वे ऑन मैनेजमेंट एडुकेशन दिस ईयर थ्रोन अप सम रैदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। सिंपल सी बात समझो भाई, यहाँ पे जो बिज़नेस स्कूल है उसके सर्वे की बात की जा रही है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो पास आउट कर रहे हैं उनको जॉब नहीं लग रही है, अच्छी जॉब नहीं जा पा रहे, तो उनके बारे में बातें की जा रही है। अब यहाँ पे समझना ही है ना कि स्टूडेंट्स फ्रॉम बेस्ट बिजनेस स्कूल अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। एक सर्वे है मैनेजमेंट एडुकेशन पे दिस ईयर, उसने बताया। यहाँ पे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है भाई, आपने सुना होगा ना आई गॉन होता है कि आई हैव गॉन, आई हैव गॉन। तो भाई यहाँ पे थ्रोन लिखा है लेकिन इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ, तो भाई यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, जॉब सर्वे ऑन मैनेजमेंट एडुकेशन दिस ईयर हैज़ थ्रोन अप सम रैदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग बना सकते तो ये करेक्ट हो जाता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब भी आप क्वेश्चन इस तरह के देखते हैं ना, ये एसएससी के क्वेश्चन काफ़ी एसएससी में पूछे जाते हैं। लिखा मिस्टर सुनील शुक्ला हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ही विल अटेंड द मीटिंग इन आवर बिहाफ। राहुल मिश्रा आवर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, ही विल टीच यू। भाई अगर राहुल मिश्रा ही पढ़ाएगा तो ही लिखने की क्या ज़रूरत है,
है ना। तो भाई मिस्टर शुक्ला ही अगर रिप्रेजेंटेटिव है तो ही लिखने की आदत है, क्योंकि अगर आप ही लिखते हैं इसका मतलब एक और आदमी आ रहा है। तो भाई एक और आदमी की जो यू आर टॉकिंग अबाउट द शुक्ला इटसेल्फ। तो शुक्ला की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस ही को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। और क्योंकि इसका यूज़ मतलब हो गया कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर वर्ड का एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वो है आफ्टर 67 ईयर्स ऑफ फेलिंग टू एलिमिनेट डिप्रिवेट इंडिया इट इज़ टाइम टू लुक फॉर न्यू आइडियाज़। ठीक है, यही समय है कि न्यू आइडियाज़ को देखा जाए, बनाया जाए। भाई देखो ऐसा है कि 67 ईयर्स ऑफ फेलिंग की जगह होना चाहिए था फेलियर। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद नाउन चाहिए, है ना। और फेलिंग नहीं होता भाई, फेलिंग, रिटायरिंग इस तरह का वर्ड यूज़ नहीं करते, चाहे तो रिटायरमेंट यूज़ करेंगे या फिर फेलियर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड एग्जैक्टली आएगा वो होगा फेलियर। अब पढ़िए, आफ्टर 67 ईयर्स ऑफ फेलियर, करेक्ट। चले, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लिखा दो द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड enthusiastically, people are reluctant to use earthen pots not only during the festival season but also during regular season। चलिए एक चीज़ समझाता हूँ मैं, अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ ज्वाइन किया हुआ दो सेंटेंस होगा तो ध्यान ये रखना है कि पीछे से देखना है बट ऑल्सो के पास से, बट ऑल्सो के बाद जो लिखा होगा वही वर्ड आपका नॉट ओनली के बाद होना चाहिए, मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो आपने देखा कि बट ऑल्सो के बाद ड्यूरिंग मतलब प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और नॉट ओनली के बाद भी ड्यूरिंग मतलब प्रीपोजिशन लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। गलती यहाँ पे है कि एक तो दो के बाद यहाँ पे कॉमा लिखा है, ठीक है, तो एक कॉमा यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। सेकंड भाई दो के साथ आपने पढ़ा होगा कि एट का यूज़ करते हैं, नहीं तो कॉमा का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, दो द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड enthusiastically एट पीपल आर रिलक्टेंट टू यूज earthen pots, करेक्ट। तो यहाँ पे यू नीड टू राइट आइदर अ कॉमा और एट YET। तो इस तरह से सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई मर्जर के बावजूद लिखा हुआ है, क्या गलती है इसमें। अब कई लोग को लगा होगा डिस्पाइट के बाद सर ऑफ लगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट द मर्जर द एयरलाइन, पहले तो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लिखा जाता है, तो मर्जर होने के बाद जो मतलब मिला दिए जाने के बाद भी एयरलाइन जो है हैज़ स्टॉप्ड साइजेबल लॉसेस है, सॉरी नॉट स्टॉप्ड, इट्स रिपोर्टेड। एयरलाइन ने अभी रिपोर्ट किया है कि उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया है एंड पैसे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। देयर किसके भाई, एक ही तो कंपनी थी यहाँ पे एयरलाइन, तो क्या लिखना पड़ेगा, इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, कंपनी एक है तो फिर प्लूरल नहीं लिख सकते ना, कंपनी एक है तो क्या लिखना होगा, इट्स एम्प्लॉयज़, सिंपल। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज़ brought a much unnerving gloom to the real estate industry last year, but the industry is looking up this year। ठीक है भाई, दिमाग में डाल लो पूरा, एकदम खोपड़ी में डालना है। क्या डालना है, जैसे ही लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट डे की बात होगी, सेंटेंस शुड बी रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई इस हैज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे ही लास्ट मतलब पास्ट, लास्ट मतलब पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लास्ट मतलब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब ये गलत हो गया, फिर हैज हटेगा और सेंटेंस बनना चाहिए द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन ब्राउट अ मच अनर्विंग ग्लूम टू द रियल इस्टेट इंडस्ट्री लास्ट ईयर, बट द इंडस्ट्री जो है अभी कुछ करने की कोशिश कर रही है, पढ़ना आगे अच्छा करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।